हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए पूरी ही सीरीज चलाई है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको पता होगा जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट जो कि हाल ही में चल रहे हैं जिसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे, और ड्रग इंस्पेक्टर, ESIC, एम्स, और जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग MCQs हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। अगर इन MCQ से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आपको अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसी सीरीज में हम अपना आज का वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली USA में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको एक ड्रग का नाम बताना है जिसको अमोबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है या डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, इडोक्विनोल। अब देखिए, इडोक्विनोल किस कैटेगरी की ड्रग है अगर हम बात करें तो ये एक एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी की ड्रग होती है जिसको ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इन्फेक्शन प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? देखिए, टाइनी वन सेल्ड एनिमल होता है, इस तरह का हमारा ये वॉर्म होता है जिससे अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो एज अ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग दिया जाता है इडोक्विनोल को। अब हम बात करेंगे, देखिए अमोबियासिस क्या होती है। अमोबियासिस को अमोबिक डाइसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो सब कुछ ध्यान से सुनना है आपको। इसको अमोबिक डाइसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट एंड अमोइबा हिस्टोलिका के कारण होता है इस तरह का अमोबियासिस या अमोबिक डाइसेंट्री, और इसी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है इडोक्विनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, न्यूट्रोफिल एनगल्फ करते हैं और किल करते हैं माइक्रोब्स को, इनमें से कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफरेंट प्रोसेस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी, फेगोसाइटोसिस। अब हम बात करें अगर कि फेगोसाइटोसिस क्या होती है और ये न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, तो देखिए न्यूट्रोफिल एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका काम, देखिए जितनी भी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका एक टाइप है, उनमें से एक है न्यूट्रोफिल। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं व्हाइट ब्लड सेल के। किस तरह से माइक्रोब को किल करने का काम होता है तो एक चार्ट की मदद से समझेंगे हम। देखिए, ये प्रोसेस होती है पूरी फेगोसाइटोसिस, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं फेगोसाइट। फेगोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल को यहाँ पर फेगोसाइट कहा गया है। इस देखिए फेगोसाइट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फेगोसाइट में 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए पैथोजन है, पैथोजन यानी माइक्रोब जो कि बॉडी में किसी भी मीन से एंटर कर गया है। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं उनमें ये प्रोटीन साइट्स होती हैं। इस प्रोटीन साइट की मदद से देखिए ये जो हमारा फेगोसाइट है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल है, इससे ये जो है अटैच हो जाती है, इसके रिसेप्टर अटैच हो जाते हैं इस फॉरेन पार्टिकल जो एंटीजन होता है, जो पैथोजन होता है, उसके प्रोटीन से ये अटैच हो जाते हैं और देखिए क्या बना लेते हैं, एक तरह का ये रिसेप्टर इंटरेक्शन हो जाता है इन दोनों के बीच में। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं ये फेगोसाइट पैथोजन एनवेलप फॉर्म हो जाता है। ये जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल है इसने अपने अंदर ले लिया है इस माइक्रोब को इस प्रोटीन के बाइंड होने के बाद और एक तरह का वैक्यूल बना लिया है। अब ये वैक्यूल जो होता है इसको क्या कहा जाता है? देखिए, इसको फेगोसोम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस फेगोसोम के अंदर क्या होगा? डाइजेशन होने लगेगा, यानी पैथोजन जो कि किसी भी वजह से एंटर कर गया था बॉडी में, अब वो टूटने लगेगा, उसको तोड़ने का काम करने लगेगा ये पूरा ही हमारा व्हाइट ब्लड सेल, और यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इस माइक्रोब का और फिर हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट आउट हो जाता है। तो ये पूरी ही प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस की, जिसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं किस टाइप का अनीमिया होता है उस पर्सन को जिसको क्रॉनिक मलेरिया है। जहां पे देखिए क्रॉनिक टर्म लगेगी, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक एस्थमा, इसका मतलब पर्सन को काफी लंबे समय से वो बीमारी है। तो क्रॉनिक मलेरिया के केस में किस तरह का अनीमिया होगा? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया एक ऐसा अनीमिया होता है जहां जो हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती है, यानी टूटने लगती है, एबनॉर्मली
उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, जिनमें से एक वजह क्रॉनिक मलेरिया होती है। और देखिए इसके साथ साथ ही अगर मलेरिया काफ़ी लंबे समय तक चला आ रहा है पर्सन को, तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी इम्पेयर हो जाता है। मतलब देखिए रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये अगर इसका प्रोडक्शन जब हो रहा होता है तो उसको कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन को इम्पेयर हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए लग गई है ये टर्म डिस। तो जहाँ भी DYS लगेगी इसका मतलब है डिसफंक्शनिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। तो डिस इरेथ्रोपोइसिस कॉज करता है अगर मलेरिया के इस तरह के एपिसोड, क्रॉनिक एपिसोड में पर्सन को काफ़ी लंबे समय तक अगर मलेरिया रह जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एवरेज 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये क्या, इसमें जो है कंसंट्रेशन मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू जो है अडल्ट मेल में वो है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में, और फीमेल्स की क्योंकि फीमेल में काफ़ी ब्लड लॉस भी होता है जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें, इसलिए कंसंट्रेशन थोड़ी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, 12 ग्राम पर 100 ml होती है। तो ये दोनों ही अलग अलग कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है। और देखिए ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हर ग्राम में, हर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, ब्लड शुगर लेवल को वेल कंट्रोल्ड माना जाता है अगर हीमोग्लोबिन A1C कितना है, किस रेंज में है। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए बिलो 5.7%। किस तरह से है ये, क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। अगर ये देखिए नॉर्मल है, अगर ये लेस देन 5.7% है, प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज होने का खतरा है इस पर्सन को, अगर इसका लेवल 5.7% से 6.4% तक है, और अगर पर्सन डायबिटिक है इसका मतलब किसका हीमोग्लोबिन A1C का लेवल 6.5 से ज़्यादा है, 6.5 है या उससे ज़्यादा है। अगर हम बात करें देखिए A1C टेस्ट, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है कि कितना परसेंटेज हेमोग्लोबिन प्रोटीन का हमारे ब्लड में कोटेड है शुगर से, यानी ग्लाइसेटेड है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर है हमारी रेड ब्लड सेल। अगर इसका एक पोर्शन को हम एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये है हमारी रेड ब्लड सेल में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है देखिए ये मिलके बना है 4 हेम सब यूनिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 हेम सब यूनिट्स होती हैं, HEME सब यूनिट्स, और 4 जो ये आप देख रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये क्या होते हैं 4 ग्लोबिन सब यूनिट होते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं ना इसको हम, तो हीम से बने होते हैं 4, ग्लोबिन होते हैं 4। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो बात हो रही है देखिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन की, यानी ये वाले पोर्शन जो है 4, इनकी बात हो रही है। तो कितना परसेंटेज ये जो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये क्या है, कोटेड है शुगर से यानी ग्लाइसेटेड है, वो टेस्ट मेजर करता है, वो ये मेजर करता है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। अब ये इसमें क्या होता है देखिए, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू आती है A1C, हीमोग्लोबिन A1C की जितनी हाई वैल्यू होती है, इसका मतलब है हमारी ब्लड में इसको शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता उतनी ही पुअर है, और डायबिटिक होने के चांसेस, पर्सन को फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसीलिए इसकी वैल्यू कम आए यही एक्सपेक्ट किया जाता है जब भी ये टेस्ट करवाया जाता है। तो देखिए ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्या होता है हमारी रेड ब्लड सेल में, किस तरह का हीमोग्लोबिन होता है। 4 हीम पोर्शन होते हैं, 4 ग्लोबिन होते हैं, और अगर ये ग्लोबिन ग्लाइसेटेड है यानी शुगर कोटेड है तो पर्सन को ज्यादा चांसेस होते हैं फ्यूचर में डायबिटिक होने के। क्वेश्चन देखिए, इरेथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड इन, इरेथ्रोपोइटिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों डिफरेंट ऑप्शंस में से आंसर है इसका ऑप्शन बी, किडनी में प्रोड्यूस होता है। देखिए अभी लिवर के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले किडनी के बारे में देख लेते हैं। तो किडनी की जो पेरीट्यूबुलर सेल्स होती हैं ये भी आपको याद रखना है। रीनल कॉर्टेक्स में जो प्रेजेंट होती हैं पेरीट्यूबुलर सेल्स, उससे प्रोड्यूस होता है इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन, और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो,
उसमें उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है इरिथ्रोपोइटिन, ताकि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो प्रेजेंट थी हमारे बोन मैरो में वो मैच्योर होने लगे और आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाए। इसका काम करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अगर हम बात करें लिवर की, तो देखिए लिवर मेन साइट होती है इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन की। किनमें? फीटस में, जो बच्चे मम्मा के वोम में होते हैं, तो उनमें किडनी के थ्रू नहीं होता है इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन, उनमें उनके लिवर के थ्रू होता है इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, जो कि अगेन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? रेड ब्लड सेल्स को, जिससे कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, यानी बोन मैरो में जाके स्टिमुलेशन कॉज करता है। पूछना देखिए, आरबीसी फॉर्मेशन यूटिलाइज, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की को बनने के लिए इनमें से कौन से ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी आप देख रहे हैं आयरन, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के हीम के लिए बहुत जरूरी होता है आयरन, कॉपर एंड जिंक एंड कोबाल्ट, इनमें से सब कुछ चाहिए होता है एक नॉर्मल जो हेल्दी आरबीसी होती है उसके प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें, अगर इनमें से किसी भी ट्रेस एलिमेंट की कमी हो जाती है तो पर्सन को अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। देखिए डेफिशिएंसी अगर किसी की भी हो जाती है तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और जिसके लिए फिर मेडिकेशंस वगैरह चलती हैं या थेरेपीज वगैरह चलती हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप, इसमें से सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ओ ग्रुप। अगर हम बात करें ओ में भी ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप माना जाता है। एक तरह का चार्ट की फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं कि टोटल अगर हम बात करें 38.4% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड उनके हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसीलिए इसको सबसे कॉमन ग्रुप माना गया है। और जो लोग जिनके ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कभी अगर ब्लड की जरूरत है कहीं पर भी तो ढूंढा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड मिल जाए, जो ब्लड बैंक्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में उनमें, क्योंकि ये देखिए एक्सेप्टेबल होता है। तीनों ही जो भी ग्रुप्स होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, को किसी भी ब्लड ग्रुप का कोई भी पर्सन हो जिसको खून की जरूरत है तो उसमें उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस तरह का ब्लड ग्रुप ओ। पूछा देखिए, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, जिसके बारे में हम काफी लंबे समय से बात किए आ रहे हैं कि रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल का। अगर हम अपनी बोन्स की बात करें तो ये जो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं हमारी बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर बनती है रेड ब्लड सेल। और अगर हम बात करें कितनी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, तो देखिए 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बन रही होती हैं एवरी सेकेंड। तो कितनी जल्दी ये काम हो रहा होता है हमारी बॉडी में आरबीसीज के बनने का, वो आप देख रहे हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आरबीसी बनने के प्रोसेस को कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस। अभी हमने क्रॉनिक मलेरिया के केस में देखा था कि आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो उसको डिसइरेथ्रोपोइसिस बोल दिया गया था, जहां पर हमने आपको रिलेट करवाया था कि इसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। और अगर नहीं बन रही है किसी भी वजह से आरबीसी तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइरेथ्रोपोइसिस। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, ल्यूकोसाइट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन, ल्यूकोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? प्राइमरी साइट इसकी पूछी जा रही है आपसे, ये याद रखना है आपको। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, बोन मैरो। तो जैसे कि हमने देखा था हमारी आरबीसी भी बन रही थी बोन मैरो में, इसी तरह से ल्यूकोसाइट, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इनका भी प्रोडक्शन वहीं से होता है, बोन मैरो की अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होती है ये ल्यूकोसाइट्स की। अगर हम बात करें तो देखिए इसका हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी हमारे इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, डिसीज होती है, उनसे फाइट करने का काम करती है इस तरह की ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसका प्राइम साइट होती है, सबसे प्राइम अगर हम बताएं तो बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। और भी बनती है देखिए स्प्लेन एंड लिम्फ नोड में और थाइमस में भी ये बनती है, बट क्योंकि प्राइमरीली साइट पूछी थी तो इसलिए हमारा ऑप्शन हमने बोन मैरो सिलेक्ट किया। लिम्फोसाइट की अगर हम बात, ल्यूकोसाइट की अगर बात करें तो अलग अलग तरह की होती है। देखिए लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट्स होती हैं, ईसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो ये सारे ही व्हाइट ब्लड सेल के अलग अलग टाइप्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं, हर वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह का अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।